Yes, good morning, students. Now we read the soil conservation key practices and techniques. We have done the soil exhaustion. Different techniques of soil conservation can be used to overcome the problem of soil erosion and soil exhaustion. बहुत सारी टेक्निक्स अपनाई जाती है सॉइल को कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए, और इस प्रॉब्लम को किसके द्वारा दूर करने के लिए? सॉइल इरोजन और सॉइल एक्सॉशन से ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको ओवरकम लाया जाता है, यानी दूर किया जाता है. दीज टेक्निक्स आर साउंड फॉर्मिंग प्रैक्टिसेस. ये जो टेक्निक्स है वो साउंड फॉर्मिंग टेक्निक्स हैं विच वी नीड टू फॉलो, जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है. साउंड फॉर्मिंग मीन्स दैट वी अडॉप्ट द फॉर्म्स एंड रेंचेस टू प्रैक्टिस द फार्मिंग टेक्निक्स. Now, which we need to follow? The first is contour farming. It is a practice of plowing at right angles to the slope. ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिस पर खेती जो होती है वो राइट एंगल्स की तरह होती है, जैसे आप ये पिक्चर में देख रहे हैं. फॉलोइंग द कॉन्टोर ऑफ द लैंड, और जो लैंड है उसके ऊपर कॉन्टोर यानी राइट एंगल से शेप बनी हुई होती है जिसमें फार्मिंग होती है. इट प्रिवेंट एक्सेसिव सॉइल लॉस एंड रिड्यूसेस रन ऑफ बाय वाटर. ये थोड़ी हिली एरिया पे होती है क्योंकि इससे सॉइल लॉस से बचा जा सके, और जो वाटर जो इस पर आता है जो हिली एरिया की वजह से नीचे बह जाता है उसको रिड्यूस करने के लिए ये कॉन्टोर प्लोइंग करी जाती है. नाउ द नेक्स्ट इज टेरेस फार्मिंग. स्लोप्स आर कट इनटू अ सीरीज ऑफ स्टेप लाइक लेवल टेरेसेस. स्लोप्स यानी ये भी एक हिली एरिया में, माउंटेन एरिया में की जाती है क्योंकि स्लोप्स होते हैं और उसको कट करके बीच में से स्टेप, जैसे आपकी स्टेयर्स होती हैं, सीढ़ियाँ होती हैं, इस नुमा इस टेरेसेस बनाए जाते हैं विच अलाउ द सॉइल टू रिमेन स्टेबल, जिससे कि मिट्टी को रोका जा सके, रिटेन वाटर पानी को रोका जा सके. दिस इज़ स्पेशली इम्पॉर्टेंट इन माउंटेनस एरिया. ये माउंटेनस एरिया में की जाती है. स्ट्रिप क्रॉपिंग. क्रॉप्स में भी कल्टिवेटेड इन अल्टरनेटिव स्ट्रिप्स, और जो क्रॉप्स हैं वो अल्टरनेटिव स्ट्रिप्स की तरफ में, स्ट्रिप क्रॉपिंग यानी स्ट्रिप्स बनाई जाती हैं, यानी एक क्रॉप, एक लैंड पर कई तरह की क्रॉप्स उगाना. सम ऑफ विच में बी केप्ट फैलो, और कोई खाली जो लैंड है वो उस पर 2-3 तरह की क्रॉप्स उगाना. एट दीज क्रॉप्स राइपन एट डिफरेंट टाइप्स, और हर जो क्रॉप लगाई गई है, डिफरेंट क्रॉप्स लगाई है, उसको उसका राइपन, उसके पकने का टाइम भी अलग अलग होता है. देयर इज़ नो टाइम व्हेन द एंटायर एरिया इज़ लेफ्ट बेयर, और कोई ऐसी टाइम नहीं होता जब उसको ज़मीन को खाली रखा जाए और एक्सपोज टू द एजेंट ऑफ इरोजन, और इरोजन से बचा जा सके. फैलोइंग. इन दिस प्रैक्टिस सम लैंड आर केप्ट फैलो और विदाउट क्रॉप्स. इस प्रैक्टिस में कुछ ज़मीन खाली होती है और कुछ ज़मीन पर क्रॉप्स लगाई जाती है टू रिकवर इट्स फर्टिलिटी, इसकी फर्टिलिटी को पूरा करने के लिए. इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द मॉइस्चर कंटेन द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, और इस फैलोइंग के द्वारा मॉइस्चर जो होता है उसका इम्प्रूवमेंट किया जाता है. सॉइल का टेक्सचर होता है उसकी में फर्टिलिटी के लिए किया जाता है कि कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ दिया जाता है, खाली छोड़ दिया जाता है, और थोड़े से टाइम के बाद उसमें वापस से क्रॉप्स उगाई जाती है. दिस इज कॉल्ड फैलोइंग. मल्चिंग. इन दिस फार्मिंग प्रैक्टिस सॉइल इज प्रोवाइडेड अ प्रोटेक्टिव कवर. इस फार्मिंग में सॉइल को जो होता है वो कवर्ड करके रखा जाता है ड्राई लीव्स की वजह से, जिससे कि टेम्परेचर को स्टेबलाइज किया जाए, यानी टेम्परेचर ज़्यादा प्लांट्स में नहीं पहुँचे जिससे कि जल जाएं, और मॉइस्चर कैन बी रिटेन टू द ऑप्टिमल डिग्री, और जो मॉइस्चर है वो 1 डिग्री पर यानी 1 तापमान पर ही रहे, रिटेन रहे. इट चेक सॉइल इरोजन, और ये सॉइल इरोजन से बचने का भी एक आसान तरीका है. क्रॉप रोटेशन. ग्रोइंग द सेम क्रॉप. एक ही जगह पर सेम क्रॉप लगाना इन द फील्ड फॉर मोर देन 2 ईयर एग्जॉस्ट सॉइल फर्टिलिटी. बार बार हम अगर वही क्रॉप लगाते जाएंगे सेम क्रॉप तो उसकी सॉइल फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है. इट इज़ बेस्ट टू अल्टरनेट नाइट्रोजन फिक्सिंग क्रॉप्स विद ग्रेन्स एंड फाइबर क्रॉप्स सो दैट फर्टिलिटी इज़ रिटर्न टू द सॉइल. इससे अल्टरनेट लगाया जाए, कभी नाइट्रोजन फिक्सिंग क्रॉप लगाई जाए विद ग्रेन्स के साथ, और जब ग्रेन्स की ख़त्म हो जाए, जब कटाई हो जाए उसके बाद नेक्स्ट क्रॉप फाइबर क्रॉप लगाई जाए जिससे कि उसकी फर्टिलिटी बची रहे. विंड ब्रेक्स और शेल्टर ब्रेक्स. टॉल ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ट्रीज प्लांटेड ऑन द मार्जिन ऑफ फील्ड एक्ट एज अ विंड ब्रेक एंड हेल्प टू स्लो डाउन रन ऑफ बाय वाटर.
आपने देखा होगा कि जब जहाँ पे खेत होते हैं उसके पास में बड़े बड़े पेड़ होते हैं, और ये पेड़ इसीलिए लगाए जाते हैं कि विंड्स जो होती है वो हेल्प करती है। ये पेड़ जो होते हैं वो विंड को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं, और सॉइल इरोजन से भी रुका जा सकता है। जो वाटर बह जाए उसको वो रोकने का काम करते हैं। अर्थ बर्न और एम्बैंकमेंट ऑल्सो हेल्प टू चेक सॉइल इरोजन। इसलिए रिवर के किनारे जो होता है फ्लड से बचने के लिए पेड़ लगाए जाते हैं, और थोड़ी सी ऊंचाई करके बाड़बंदी भी की जाती है, यानी उस रोका जाता है कि जिससे कि सॉइल इरोजन नहीं हो, फ्लड का पानी नहीं आ जाए। इंटरक्रॉपिंग, इट इज़ फार्मिंग प्रैक्टिस इन विच 2 or more crops are grown simultaneously on the same plot of लैंड। एक ही लैंड पर 2 से ज़्यादा की खेती करना, wherein the one exhausts the soil less and another like legumes may added to its fertilities। सॉइल खराब भी नहीं होए और उससे बचा भी जाए, सॉइल फर्टिलिटीज़ को भी रखा जाए। जैसे लेग्यूम्स लगाना, पीज़ एंड बीन्स का काम करना। लेग्यूम्स का मतलब होता है पीज़ और बीन्स के प्लांट्स लगाना, और उसके साथ खेती के साथ साथ यानी वीट और ये किया, उसके साथ साथ लेग्यूम्स की भी खेती करना जिससे फर्टिलिटी बची रहे। तो एक ही फार्म पर 2-3 तरह की क्रॉप लगाना। ड्रिप इरिगेशन, इन दिस इरीगेशन मैथड वाटर इज स्लोली रिलीज टू द ईच प्लांट। आपने देखा होगा कई बार खेतों के बीच में एक पाइप नुमा होता है और उसमें छेद होते हैं और उसमें से पानी निकलता है। दिस इज कॉल्ड ड्रिप इरीगेशन, जिसमें से पानी धीरे धीरे रिलीज होता है, प्लांट्स तक पहुंचता है। दस सॉइल रन ऑफ विथ टू मच ऑफ वाटर इज प्रिवेंटेड। इसलिए जो बहता पानी है जो इतनी मात्रा में खराब होता है उससे बचा जा सके। एफॉरेस्टेशन, ऑल ऑफ यू नो दैट एरिया दैट आर लेफ्ट बेयर एक्सपीरियंस मैक्सिमम सॉइल इरोजन। ऐसा एरिया जो खाली पड़ा हुआ है वहाँ पर सबसे ज़्यादा सॉइल इरोजन होता है। एफॉरेस्टेशन और रीफॉरेस्टेशन यानी वापस से जंगलों को बसाया जाए। प्रिवेंट एज ट्री रूट्स, जिससे कि उसके पेड़ों की जो जड़ें हैं वो बाइंड कर देती हैं सॉइल को और सॉइल इरोजन से बचा जा सकता है। ट्रीज ऑल्सो ऑब्जर्व द इम्पैक्ट ऑफ द फॉलिंग रेन, और ट्रीज़ हमें जो रेन बहती है उसको एब्जॉर्ब, उसके जो पेड़ की जड़ें हैं, पेड़ है वो उस रेन को एब्जॉर्ब भी करता है। The next is, now this is the soil topic we have completed. All of you understood this topic. Now the next is water. वाटर इज़ अ कंसिडरेबल वैल्यू रिसोर्स। आपको पता है जैसे लैंड एंड सॉइल है वैसे ही वाटर भी एक बहुत वैल्यूबल रिसोर्स है। वाटर इज़ नीडेड। वाटर किसके लिए चाहिए? प्लांट्स एनिमल्स के लिए चाहिए, बोथ लैंड एंड इन ओशन, दोनों जगहों पर। ड्रिंकिंग के लिए चाहिए, क्लीनिंग के लिए चाहिए, और डोमेस्टिक पर्पस यानी घर के कामों के लिए भी चाहिए। एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़रूरी है टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, और पानी से हम बिजली उत्पादन करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स का यूज़ किया जाता है। फॉर ट्रांसपोर्टेशन, पानी को एक जगह से दूसरी जगह पर करने के लिए। रिक्रिएशन, शिप्स चलते हैं, बोट्स चलती हैं, और लोग स्विमिंग के लिए यूज़ करते हैं, फिशिंग के लिए यूज़ होता है। डिस्पोजल ऑफ सीवेज, और जो पानी डिस्पोज होता है सीवेज में जाता है। एंड इवन फायर फाइटिंग, और साथ में आग बुझाने का काम भी करता है। वाटर कॉन्स्टिट्यूट द अर्थ लार्जेस्ट एक्वेटिक इकोसिस्टम। वाटर जो है सबसे ज़्यादा कहाँ के लिए है? अर्थ पर एक एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है, दैट इंक्लूड ऑर्गेनिज्म। आपने देखा होगा फ्रेश वाटर बहुत कम है, लेकिन जो ओशन और सी में है वो सबसे ज़्यादा पानी पाया जाता है, और इसके अंदर सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं। फिश, मॉल्यूसिस। मॉल्यूसिस वो हैं जो कि एक क्रिएचर है जिसकी सॉफ्ट बॉडी होती है और कवर्ड विथ शेल, और उसको शेल्स से उसने अपनी बॉडी को ढका हुआ होता है। एंड कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स जो अंडर वाटर इकोसिस्टम होता है जो डेड और लिविंग कोरल से बना हुआ है, यानी जो आप देखते होंगे कि जब कभी अंडर वाटर कभी आपने जियोग्राफिक चैनल में और इनमें देखा है तो देखा होगा नीचे एक बहुत शेल्स और छोटे छोटे चट्टाने रॉकी मटेरियल होता है, और उसके ऊपर छोटे छोटे प्लांट्स और लीचेस और लिचन्स और मॉजेस लगे हुए होते हैं। दीज आर कॉल्ड कोरल रीफ। ओशन वाटर इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स सच एज सॉल्ट एंड मैग्नीशियम। ओशन वाटर जो कि स्टोर हाउस है मिनरल्स का, और उसके साथ ही सॉल्ट और मैग्नीशियम का भी है। द अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज़ मोर और लेस फिक्स। जो हम अर्थ पर वाटर देखते हैं वो बहुत ही कम है और फिक्स्ड है। द फॉलोइंग की फैक्टर्स डिटरमाइन द डिमांड फॉर फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि फ्रेश वाटर रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ती जा रही है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता जा रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ता जा रहा है, हर जगह पर पानी का यूज़ होता है, फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में,
प्रिमिनरली ड्यू टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है दुनिया में, वाटर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं और अंडर इमेंस प्रेशर पड़ रहा है कि वाटर रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो रहा है। दिस इज अ चार्ट, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। ह्यूमन नीड वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज़ 8%, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन 22% एंड एग्रीकल्चर यूज़ 70%। वर्ल्ड वाटर रिसोर्स इन द फॉर्म ऑफ, आप देख रहे हैं कि ओशन वाटर 97% है और फ्रेश वाटर ओनली 3% है। और इधर देखिए तो सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ किसके द्वारा है? रिवर्स के द्वारा, लेक्स आर फॉर्म्ड और ग्राउंड वाटर के द्वारा है। दीज ऑल्सो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया। ये आप दो मैप देख रहे हो कि कहाँ पर रिवर बेसिन्स हैं और कहाँ पर क्राइसिस ऑफ ग्राउंड वाटर है, कहाँ पर बहुत मुश्किल पड़ रही है ग्राउंड वाटर की। ये सारी चीज़ें आप देखोगे। मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट। इन ऑर्डर टू मीट आवर वाटर रिक्वायरमेंट, हमारी वाटर रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वी हैव बिल्ट मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट बनाए गए हैं जिससे कि नदी से जो पानी लिया जा सके, फ्लड वगैरह को कंट्रोल करने के लिए उस पर प्रोजेक्ट्स बनाए जाएं, उनसे हम कई चीज़ें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकें और कामों के लिए यूज़ कर सकें। दिस हैज़ हेल्प अस टू कंट्रोल फ्लड, ये फ्लड को कंट्रोल करने के लिए है, एंड हार्नेस द सरप्लस वाटर टू बी यूज इन टाइम्स ऑफ ड्रॉट, और सूखे के टाइम पर ये कंटिन्यूस वाटर रहे, यानी कोई कमी नहीं आए, जब सूखा पड़े, अकाल पड़े तो उस समय हमें सरप्लस वाटर मिल सके। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट एम इज़ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द रिवर बेसिन एरिया एंड कैटर टू मैनी नीड्स। मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट है उसका एम है ऑल राउंड डेवलपमेंट, जो कि सब जगह हो, रिवर बेसिन जहाँ पे पाए जाते हैं एरिया है, एंड कैटर टू एनी, और जो सबकी नीड्स को पूरा कर सके। डैम्स आर स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्टेड टू स्टोर वाटर फॉर अ वेराइटी ऑफ पर्पज सच एज इरीगेशन, जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एंड फ्लड कंट्रोल। आपने डैम्स देखे होंगे कि डैम्स जो स्ट्रक्चर खड़े किए जाते हैं वो वाटर को स्टोर करने के लिए किए जाते हैं और इसका पर्पस होता है इरीगेशन, जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, और जनरेट करना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को, पानी से बिजली निकालना, एंड फ्लड को कंट्रोल करने के लिए। कैनाल्स आर कंस्ट्रक्टेड टू मेक यूज़ टू स्टोर रिवर वाटर। कैनाल का यूज़ हम वाटर को, रिवर वाटर को स्टोर करने के लिए करते हैं। इम्यूनिडेशन कैनाल्स, Immunidation canals are hollow dugout of both sides of river to store flood water during the rains. Immunidation canals वो कैनाल्स हैं, वो खोदी जाती हैं, hollow dug होती है both sides of river के दोनों तरफ, कि फ्लड वाटर को स्टोर किया जा सके रेनी सीजन में। और पेरिनियल कैनाल्स वो हैं जो आर्टिफिशियल लेक्स के द्वारा इनको स्टोर करके रखा जाता है रिसोवियर्स के रूप में, जो डैम्स के पीछे, जिससे कि जब हमें ज़रूरत पड़े पूरे साल में उसका यूज़ कर सके। यानी इम्यूनिडेशन जो कैनाल्स हैं वो एक्सेस लार्ज रिवर के लिए होता है एट द टाइम ऑफ फ्लड के टाइम पर, और पेरिनियल कैनाल्स वो हैं जो आर्टिफिशियल लेक्स पर होता है और उसका यूज़ थ्रू आउट द ईयर होता है कि जब भी ज़रूरत पड़े तो उससे हम ले सकें। और आप देख रहे हो कि राजस्थान में स्पेशली बीकानेर में कैनाल्स का यूज़ किया जाता है। हमें जो वाटर मिल रहा है आज वो कैनाल्स के द्वारा मिल रहा है, तो ये कैनाल हमें आज हरा भरा कर रही है हमारे बीकानेर को इसी वजह से। टैंक्स, these are structure made in the ground to store rain water for irrigation in many parts of peninsular India। आपने देखा होगा कि कई स्ट्रक्चर्स ग्राउंड स्टोर वाटर में बनाए जाते हैं एक टैंक के रूप में, जो कि इरिगेशन के लिए यूज़ में लिए जाते हैं। हमारे पेनिनसुलर इंडिया यानी डक्कन प्लेटू और साउथ साइड में हम देखें तो उस जगह पर। वेल्स एंड ट्यूब वेल्स, they are most important sources of irrigation water in India. Groundwater is tapped using wells, tube wells and deep bore wells that are fitted with डीजल एंड इलेक्ट्रिक पंप सेट। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेज है इरिगेशन का आज इंडिया में वो ग्राउंड वाटर है, यानी वेल्स के द्वारा, ट्यूब वेल्स के द्वारा, डीप बोर वेल्स यानी खुदाई करके ज़मीन में बोर यानी पाइप को फिट करके उसमें से डीजल और इलेक्ट्रिक पंप सेट्स के द्वारा डीजल निकालना और वाटर भी निकालना, ये सारी चीज़ें हम वेल्स और ट्यूब वेल्स के द्वारा करते हैं। नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन,
अब हमें वाटर कंजर्वेशन की क्यों ज़रूरत रहती है? वाटर इज़ अ प्राइम रिसोर्स जस्ट वी प्लान इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन द फाइनेंस बजट। अगर हम वाटर देखें तो वाटर एक प्राइम रिसोर्स है, मेन इंपॉर्टेंट थिंग है, और अगर हम प्लान करें तो हमें उससे इनकम भी है और हमारे उस पर खर्चा भी है, एक्सपेंडिचर भी है इन द फाइनेंस बजट। अगर हम बजट के हिसाब से देखें हमारा जो खर्चा और हमें जो खर्चा हो रहा है या हमें कुछ लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, उससे वी नीड टू हैव अ वाटर बजट टू, और हमें इसके लिए वाटर बजट भी बनाना पड़ता है। वी मस्ट प्लान यूटिलाइजेशन ऑफ आवर वाटर रिसोर्सेज टू डिराइव मैक्सिमम बेनिफिट, और हमें उसके लिए प्लान करना पड़ता है कि वाटर रिसोर्सेज का कैसे यूटिलाइजेशन करें और उससे हमें कितना मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके, उससे हमें प्राप्त हो सके। एंड मेजर प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस दैट स्टैंड इन द वे आर, और उसलिए वजह से कई प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं उस समय पर। सबसे पहला वाटर स्केर्सिटी, वाटर शॉर्टेज और स्केर्सिटी इज फेल्ट व्हेन यूजेस इंक्रीज मोर देन द अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज। जितनी मात्रा में हमारे पास वाटर रिसोर्सेज है, अगर हम उसका ज़्यादा मात्रा में यूजेस करेंगे, इंक्रीज करते जाएंगे जितना हमें चाहिए उससे ज़्यादा, तो वाटर शॉर्टेज हो जाएगी, स्केर्सिटी हो जाएगी, यानी कमी हो जाएगी। दिस अपीयर टू बी अ मेजर एनवायरमेंट कंसर्न इन एज मोस्ट कंट्रीज फेस अ शॉर्टफॉल इन सम रीज़न और द अदर, और इससे एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और बहुत सारे देशों में पड़ भी रहा है, उन्हें बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है पानी की कमी को। ड्रॉट प्रोन कंट्रीज़, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सूखा या अकाल यानी बहुत कम रेनफॉल होता है, स्पेशली इन अफ्रीका एंड एशिया, आर द वर्स्ट हिट। सबसे डाउन वाले देश हैं जहाँ पर सबसे कम बारिशें होती है, बिकॉज दे हैव द हाईएस्ट पॉपुलेशन टू। और पानी स्टोरेज की भी समस्या है क्योंकि यहाँ पर फ्रेश वाटर बहुत कम है और हाईएस्ट पॉपुलेशन भी यहीं पर ही है। नेक्स्ट इज़ ओवर यूटिलाइजेशन। वाइल वाटर नीड्स आर इंक्रीजिंग, जैसे जैसे वाटर की नीड्स बढ़ रही है, द वाटर रिसोर्सेज आर फिक्स्ड, वाटर रिसोर्सेज फिक्स्ड हैं एंड इनपुट इन द मेजर स्ट्रेन ऑन द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। और जो हम देख रहे हैं कि मेजर स्ट्रेन है, यानी जो फिज़िकल फोर्स हम कितना यूज़ कर रहे हैं कि हमको ये रिसोर्सेज मिलते रहें। इन मैनी अर्बन एरियाज ग्राउंड वाटर लेवल्स आर डेंजरसली लो एंड यूजेज एंड वेस्टफुल यूज़ ऑफ वाटर। अगर अर्बन एरियाज़ में यानी शहरों की तरफ देखें हम, तो ग्राउंड वाटर जो लेवल है वो बहुत कम होता जा रहा है, डेंजरसली लो हो रहा है, क्योंकि हम पानी को वेस्ट कर रहे हैं, एक्सीड द रेट ऑफ रिचार्ज, और बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका यूज़ कर रहे हैं। एज कैन बी सीन फ्रॉम द इन्फोग्राफिक गिवन टू द प्रीवियस पेज 21। अगर हम उसका पहले आपने पेजेस में देखा है, जिसको मैंने शॉर्ट में बताया है, जो बाद में हम लोग कर लेंगे बुक्स आने पर। इन्फोग्राफिक्स गिवन the previous pages 21 of India's city are going to run out of the groundwater by the year 2020। और हम उसका प्रीव्यू जो देख रहे हैं, हमने जो मैप्स देखे हैं उसमें हमें ग्राउंड वाटर की स्थिति पता चल रही है कि इंडिया के शहरों में कि क्या हालत है इस ग्राउंड वाटर की इन द ईयर ऑफ 2020 तक ये क्या हो जाएगी। क्वालिटेटिव डेक्लाइन। अब हम ये देखें तो ये किस तरह से कम हो रहा है। सीवेज इंडस्ट्रियल केमिकल, अब आप देख रहे हैं कि इंडस्ट्री से जो केमिकल्स निकल रहे हैं सीवेज के रूप में, एंड एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड्स, एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड्स का जो यूज़ हो रहा है, आर इंक्रीजिंग कंटेमिनिंग वाटर रिसोर्सेज, और पानी में जो गंदगी इंक्रीज़ हो रही है वो स्पेशली इन पार्ट्स ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। ऑफन द इम्प्योरिटीज़ इन ड्रिंकिंग वाटर far exceed the permissible limit, और इम्प्योरिटीज़ एंड ड्रिंकिंग वाटर फॉर एक्सीड, यानी बहुत ज़्यादा पीने के पानी में गंदगी, इम्प्योरिटीज़ हमें देखने को मिल रही है। फॉर एक्सीड द परमिसिबल लिमिट, अपनी लिमिट से बाहर, यानी जो आपके रूल्स हैं उसके हिसाब से ये पानी में इतनी ज़्यादा मात्रा में गंदगी होती जा रही है। आपने रिवर्स में देखा है कितनी गंदगी हो रही है, इसको साफ़ कर, गंगा को साफ़ करने का काम किया जा रहा है। इंडस्ट्रीज़ में से जो गंदगी निकल रही है उसको भी साफ़ करने की कोशिश कर जा रही है, उनकी भी सीवरेज सिस्टम अलग किया जा रहा है। तो ऐसे करके हमारी जो क्वालिटीज़ हैं, जो हमारे वाटर की जो है उसमें कंटेमिनेशन होता जा रहा है, ख़राब होता जा रहा है और प्योरीफाई नहीं हो पा रहा है, ख़त्म हो रहा है। हाउ टू कंजर्व वाटर। Adequate amount of excess rain and river must be held in the storage of assure a continuous supply in dry weather। बहुत ज़्यादा मात्रा में
एडुकेट यानी आप देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा मात्रा में, एडुकेट यानी अपने हिसाब से इनफ जो है, आपकी जितनी नीड है उससे ज़्यादा रेन, जो अमाउंट में जो रेन है, रिवर वाटर है, मस्ट बी हेल्ड इन स्टोरेज टू एश्योर द कंटिन्यूस सप्लाई इन ड्राई वेदर। अब वो जब सूखा पड़ता है, ड्राई वेदर होता है, जब रेनफॉल नहीं होता, उस समय पर ये हमको यूज़ करने के काम आता है। डैम्स हेल्प इन अचीविंग दिस, और डैम्स इसमें हेल्प कर रहे हैं। वी मस्ट फाइट पॉल्यूशन एंड डिप्लेशन ऑफ एग्जिस्टिंग वाटर रिसोर्सेज। हमें इस पॉल्यूशन से, इस डिप्लेशन से यानी इस कमी से टेक्निक्स का यूज़ करके हमको इसको कम करना है, यानी इस पॉल्यूशन को फ्री करना है। गवर्नमेंट मस्ट इम्पोज स्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड नॉर्म्स ऑन इंडस्ट्रियल यूनिट्स टू चेक हार्मफुल इफ्लुएंट बीइंग रिलीज्ड इनटू वाटर बॉडीज़। गवर्नमेंट जो कि चेक करे, उनका स्ट्रिक्ट कंट्रोल रहे उन इंडस्ट्रीज़ पे जहाँ से ये हार्मफुल चीज़ें निकल रही हैं सीवेज के द्वारा, जो पानी में समुद्र किनारे अंदर चली जाती है, रिवर्स में बह जाती हैं, पॉन्ड्स में चली जाती हैं, उन पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल रहे, चेक करते रहें वो इंडस्ट्रीज़ को। लाइकवाइज सीवेज ट्रीटमेंट इज़ मस्ट, और सीवेज ट्रीटमेंट भी बहुत ज़रूरी है। रिमूविंग द कंटामिनेटेड फ्रॉम द वेस्ट मटीरियल फ्रॉम द वाटर, ये भी बहुत ज़रूरी है। देयर शुड बी अ स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लॉज टू एनफोर्स दिस, और बहुत स्ट्रिक्ट लॉज बनने चाहिए गवर्नमेंट द्वारा, इस पर लागू होने चाहिए। केयरफुल यूज़ ऑफ वाटर इन होम्स, ढंग से घरों में पानी यूज़ होना चाहिए। इंडस्ट्रीज़ से जो वेस्टेज अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत कम वाटर शॉर्टेज होना चाहिए। रिसाइकलिंग वाटर फॉर वॉशिंग कार, रिसाइकलिंग जैसी चीज़ होनी चाहिए कार को वॉश करने के लिए, प्लांट्स में देने के लिए, डोमेस्टिक यूज़ करने के लिए, जिससे कि वाटर शॉर्टेज से बचा जा सके। पीपल मस्ट लुक एट द ओशन वाटर एज एन एडिशनल रिसोर्स। अब लोगों को ये भी देखना चाहिए कि जो ओशन वाटर है, जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पानी है, वो सेलाइन वाटर है, उसको डिसेलाइनेशन कर यानी उसको टेक्निक्स के द्वारा उसको जो नमकीन पानी है उसको दूर किया जा सके। ये एक बहुत महंगा जो है तरीका है, टेक्निक है, लेकिन इस पर रिसर्च हो रहे हैं और ये जल्दी ही सही हो जाएगा कि ओशन वाटर से, सी वाटर से भी हम यूज़ करेंगे। इरिगेशन फैसिलिटी मस्ट बी ऑप्टिमाइज टू मिनिमाइज वाटर वेस्टेज एंड मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी। इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, ऐसे यूजेस होने चाहिए रिसोर्सेज के जिसमें पानी कम लगे और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़े। ग्राउंड वाटर एक्यूफायर, ग्राउंड वाटर एक्यूफायर होना चाहिए, यानी रॉक और सॉइल्स द्वारा कैसे वाटर को होल्ड किया जा सके ग्राउंड वाटर में, यानी पानी को कैसे रॉक एब्जॉर्व कर ले, ये भी होना चाहिए, सो दैट वाटर रिसोर्सेज डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड, इसलिए वाटर रिसोर्सेज ज़्यादा खराब नहीं होंगे। ऑफन रिफॉरेस्टेशन स्कीम्स गो हैंड इन हैंड विद वाटर कंजर्वेशन, और रिफॉरेस्टेशन यानी वापस से जंगल बसाने चाहिए, फॉरेस्ट एरियाज वापस बचाने चाहिए, जिससे कि वाटर कंजर्वेशन आ जाए। एज ट्रीज अलाउज फॉर बेटर रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर, इसलिए क्योंकि ट्रीज सबसे अच्छा है ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए, यानी पानी निकालने के लिए। टुडे रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अनदर स्टेप इन दिस डायरेक्शन। आज रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक और स्टेप है इस कदम को आगे बढ़ाने का। दिस इन्वॉल्व्स कैप्चरिंग एंड चैनलाइजिंग रेन वाटर इनटू द ग्राउंड, और इसके लिए चैनल बन रहे हैं रेन वाटर को ग्राउंड से निकालने के लिए, कैप्चरिंग करने के लिए, और यूजिंग टू मीट सम हाउस होल्ड नीड्स, और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। Yes, students, that's all.